दोस्तों आप सभी का यूपी पीसीएस पीटी स्पेशल सीरीज में स्वागत है। और इस पीवाईक्यू सीरीज में हम देख रहे हैं पॉलिटी का सेक्शन। और पॉलिटी के सेक्शन में आज देखेंगे 2021 में जो भी पॉलिटी के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। आज है एपिसोड 4। इसके अलावा एक बात और बता दें आपको कि लगभग हर साल पॉलिटी के सेक्शन से एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2021 की बात करें, 2021 से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटी का क्वेश्चन देखें तो लगभग 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है वीडियो पॉज करके स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी। बात करें पॉलिटी सेक्शन से यूपी पीसीएस 2021 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। और संविधान सभा में जो भी बहस हुई हैं, तो आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे होंगे अगर पॉलिटी के सेक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि कई जगह आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में या बॉक्स में आपको संविधान सभा में जो भी बहस हुई है उनका नाम लेकर वो बहस, जैसे अगर पृथक निर्वाचक मंडल पर बहस हुई तो किसने क्या कहा उसकी चर्चा की गई है, मौलिक अधिकार पर क्या कहा गया उसकी चर्चा की गई है। वैसे ही ये कथन पूछा गया था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था। सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एनजी रंगा। तो आपको बताना है कि इसमें किसने संविधान सभा की बहस में कहा था। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें सीधे सीधे ये सब चीज़ें लिखी गई हैं और उन्होंने क्या कहा है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें संविधान सभा की, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो आंसर होगा, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था संविधान सभा की बहस में, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो इनको जो है सरदार की उपाधि जो दी थी वो दिया गया था। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसमें वहाँ की महिलाओं ने उनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। इसका मतलब होता है कि एक प्रमुख या एक नेता। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भारत के पहले जो है क्या थे, डिप्टी पीएम या कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री थे और पहले होम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन जो है सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल सही हो जाएगा। इसके अलावा ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके अलावा बात करें देखिए तो 11th की एनसीईआरटी में सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा जो है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में कथन कहा गया है। इसको वीडियो पॉज करके या पीडीएफ टेलीग्राम शेयर करेंगे, वहाँ से आपको ये सब कथन भी पढ़ लेने हैं, कभी कभार पूछ लेता है। तो संविधान सभा की बैठक में वाद विवाद में 29 अप्रैल 1947 को ये जो है मौलिक अधिकारों के बारे में सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा कहा गया था। ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अलावा सरदार हुकुम सिंह द्वारा जो है 26 मई 1949 को जो है बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे अब देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में जो है इन्होंने ये कथन कहा था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान सभा में ही देखेंगे तजमुल हुसैन ने पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है, इससे देश की अपूर्णी क्षति की है। तो ये भी कथन जो है 26 मई 1949 को तजमुल हुसैन द्वारा कहा गया। ऐसे बहुत सारे कथन हैं, सब हम दे नहीं सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट कथन उसी संबंधित हमने दे दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें पूछा है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रमण यानी क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहले कौन गठित हुआ, उसके बाद, तो वो क्रम आपको बताना है। जहाँ तक बात करें झारखंड की, सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर 17वें राज्य के रूप में 1966 में ये भारत में शामिल हुआ।
इसके अलावा अगर बात करें, जहाँ तक गोवा की बात है, तो गोवा जो है दमन दीव से अलग होकर जो है 1987 में भारत का हिस्सा बना। और वहीं बिहार से अलग होकर झारखंड जो है 2000 में जो है ये झारखंड बना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो है 2014 में जो है 2 जून 2014 को अलग राज्य बना। तो इस प्रकार देखेंगे, क्रोनोलॉजी अगर देखेंगे तो इसमें जो सही आंसर होगा इसमें होगा 4 3 1 2। ठीक है, यानी ऑप्शन सॉरी इसमें होगा ऑप्शन बी 4, यानी हरियाणा, इसके बाद गोवा, फिर इसके बाद झारखंड, फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट में कौन बना, तेलंगाना। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, इसी से संबंधित देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके अलावा 2020 में भी राज्यों के पुनर्गठन से क्वेश्चन पूछा गया, संविधान में प्रावधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 3 के तहत इन चारों में से जो है क्या शामिल नहीं है। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो इसमें जहाँ तक नए राज्यों के गठन की बात है या प्रवेश की बात है तो ये आर्टिकल 2 में दिया गया है, ना कि आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही सिक्किम राज्य का जो है संशोधन करके गठन किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा भारत की भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था 1953 में जो है आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, इसकी चर्चा हम पहले लेक्चर में, इसके पहले जो भी लेक्चर हुए हैं डिटेल में कर चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश जो था वो सबसे पहले बना था। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है 2020-2018 वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, कैसे जो है 1953 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य बना, उसके बाद फजल अली आयोग की अध्यक्षता हुई, इसके बाद जो भी आयोग बने और राज्य बने उनके बारे में डिटेल में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा देखेंगे इंडियन स्टेट दिया गया है, फॉर्मेशन उसके डेट दी गई है और कैसे वो फॉर्म हुआ, और राज्य बनने के पहले उसका स्टेटस क्या था, फाउंडेशन क्या था। तो 29 के 29 राज्यों की डिटेल यहाँ पर दी गई है। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पहले संविधान संशोधन से लेकर यहाँ पर 101 तक लिखा गया है। ठीक है, इस मैप में इसको आपको देख लेना है कि किस संविधान संशोधन में क्या संबंधित है, इसको आपको देख लेना है। इसके अलावा भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों की लिस्ट दी गई है कि कौन सी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो पीसी होटा समिति जो थे उनका गठन 2004 में किया गया था। और पीसी होटा समिति की बात करें तो पीसी होटा समिति जो संबंधित था सिविल सेवा सुधार से संबंधित था। ठीक है, इस समिति ने सुझाव दिया था कि उच्च सिविल सेवा में प्रवेश करने वालों के लिए 21 से 24 साल के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। SC/ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर पीसी होटा समिति जो है 2004 में सिविल सेवा में प्रवेश यानी सिविल सेवा रिफॉर्म से संबंधित था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन 4 पूछा गया, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, अथॉरिटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। NDMA की स्थापना जो है दोस्तों कब की गई थी, 2005 में, और यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें पूछा है कुछ घटनाएं दी गई है, उनका आपको क्रोनोलॉजी पर व्यवस्थित क्रम आपको बताना है। शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन गठन, दांडी मार्च। तो आपको बताना है कब क्या हुआ। जहाँ तक साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो था उसका गठन जो है 1927 में किया गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सौंपी गई थी वो 1928 में सौंपी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें शारदा एक्ट या जिसे बाल विवाह विरोध एक्ट 1928 या 1929 कहते हैं, इसमें लड़की की शादी की उम्र जो थी वो 14 साल तय की गई थी, लड़कों की 18 साल। ठीक है,
और वहीं स्वतंत्रता के बाद बात करें तो 1949 में लड़कियों की शादी की उम्र जो क्या की कर दी गई 15 साल। फिर जो है 1978 में लड़की की 18 साल और लड़के की जो है 21 वर्ष कर दी गई। दांडी मार्च की जहाँ तक बात है दोस्तों, दांडी मार्च जो है जिसे नमक मार्च कहते थे, उसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से, चला था 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो सबसे पहला इसमें हुआ था साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1927 में। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया 28 में। इसके बाद शारदा एक्ट आया 29 में। फिर आया इसमें चौथा दांडी मार्च 1930 में, यानी ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है डिटेल में, इसको आपको और ध्यान से पढ़ लेना है, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यूपी पीसीएस 2021 में क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो ये तो सबको पता है, धन विधेयक के संबंध में बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। जहाँ तक राज्यसभा की शक्तियों की बात करें धन विधेयक के संबंध में, तो आर्टिकल 109 में इसका वर्णन है। और धन विधेयक केवल यानी पैसे का खर्च करने का मामला जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 110 में आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि खर्च कहाँ करना है, खर्च करना है जनता के ऊपर, और जनता के प्रतिनिधि कहाँ होते हैं, वो होते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, पैसा जनता के ऊपर खर्च करना है, तो जाहिर सी बात है तो धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा, धन विधेयक लाया जाएगा लोकसभा में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग के द्वारा भी आप इसको समझ सकते हैं। सोचने का तरीका आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा फैक्चुअल के अलावा, कि धन विधेयक लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि धन पैसे का मामला है। तो पैसा कहाँ खर्च होगा, पैसा खर्च होगा जनता के ऊपर। और जनता किसको चुनती है, जनता अपने प्रतिनिधि चुन के कहाँ भेजती है, जनता अपने प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में भेजती है। ठीक है, तो लोकसभा में भेजती है, ना कि राज्यसभा में जनता प्रतिनिधि नहीं भेजती। जनता जो राज्यसभा में सांसद आते हैं उनका चुनाव राज्य विधानमंडल से होता है और एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये भी क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा कर पूछा है, इसमें भी क्रोनोलॉजी व्यवस्थित करनी है। कुछ घटनाक्रम दिए गए हैं, जैसे गोलकनाथ केस दिया गया, केशवानंद भारती केस दिया गया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया गया है। ये पूछा है कि इसमें ईयर नहीं दिया गया, आपको सही क्रोनोलॉजी बतानी है। तो आपको पता है कि गोलकनाथ जो केस था ये हुआ था 1967 में। ये संबंधित जो जितने भी केस हैं, सिर्फ 42वां संविधान संशोधन जोड़ दिया जाए तो इसमें जो भी केस हैं वो TPSP यानी राज्य के नीति तत्व वर्सेस जो है फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्राडिक्शन से ये सब केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अभी इसकी क्रोनोलॉजी और डिटेल में चर्चा करेंगे। बहरहाल गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जहाँ तक केशवानंद भारती वाला मामला है, ये केशवानंद भारती वाला मामला हुआ था 1973 में। और केशवानंद भारती वाले मामले में ही बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं, वो हुआ था 1976 में। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया गया था। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन जो है घुमा के दे दिया। तो ये हुआ था केशवानंद भारती वाले मामले में 1973 में। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का क्रमिक विकास में दिया गया है। देखिए 1950 में, 1951, 1965 में। 1950 में गोपालनवाद आया, शंकरी प्रसाद वाद आया, संजय सिंह वाद आया। अब इसमें 368 के तहत संशोधन को यह संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है वो दी गई, वो मूल अधिकारों सहित संविधान किसी भी भाग को संशोधन कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। इसके बाद 1967 में गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 368 ने संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की है, मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके बाद 1971 का मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है कि नागरिकों के मूल अधिकार सीमित हैं, संसद संविधान में किसी भाग में संशोधन कर सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 के तहत संविधान संशोधन जो के तहत जो विधि है
वो लॉ नहीं है, इसलिए संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मानना, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है 1950 से लेकर 1973 तक कई बार अपने फैसलों को पलट चुकी है। ठीक है, लास्ट में केशवानंद भारती वाद आया 1973 में, इसने जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। 1972 में 25वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 71 में 24वां, 72 में 25वां संविधान संशोधन। अब 25वें संविधान संशोधन में देखेंगे तो मूल अधिकारों को पर डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, मुआवजे शब्द को पर्याप्त मुआवजा रकम में बदल कर संपत्ति के अधिकार कटौती की गई। 39B 39C के मामले को जुडिशियल रिव्यू पर अंकुश लगाया गया। तो ये सब जो है क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें 42वां संविधान संशोधन के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने दिया कि क्यों इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रियम्बल, 7 शेड्यूल में, फंडामेंटल ड्यूटी में, डीपीएसपी में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जुडिशरी में, ठीक है, इन सब चीज़ों में एक व्यापक चेंज हुआ था। अब इसमें डीपीएसपी में कौन कौन सा चेंज हुआ था, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल कब जोड़ा गया था, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वीडियो पॉज करके या पीडीएफ से आपको ध्यान से पढ़ लेना है। सरकार ने स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा था। ठीक है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच जो है बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए। वहीं अगर डिसेबल्ड पर्सन है तो डिसेबल्ड एक्ट है, उसके द्वारा जो है 6 से 18 वर्ष के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जुडिशरी में देखिए संशोधन किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। इसके साथ साथ हमने जो है 44वां संविधान संशोधन भी दे दिया है। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है वीडियो पॉज करके। इसके अलावा अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें देखेंगे तो केशवानंद भारती वाले मामले का हमने चर्चा कर ली। अब कुछ कोट्स दिए गए हैं, जैसे केसी वियर से डायरेक्ट कोट्स उठा के पूछ लिया जाता है, किसने कहा था कि संविधान संशोधन में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुमत कम पाई जाती है। इसके अलावा ग्रैन्युल ऑस्टिल द्वारा जो कथन कहा गया है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया ने स्वयं को संविधान के सबसे सुविचरित पहलुओं में से एक साबित कर दिया है, यद्यपि यह जटिल प्रतीत होता है, यह केवल विविधतापूर्ण है। तो ये कथन भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में ये कथन सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में पहला लाइन आप पढ़ेंगे तो पहला लाइन देखिए, पढ़िए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या देंगे, हम न्याय देंगे। कौन क्या क्या न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके अलावा क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता देंगे, विचार की, अव्यक्त की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। इसके अलावा क्या देंगे, समता देंगे। समता में क्या देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें संघीय शब्द का कहीं पर चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रियम्बल संविधान का जो है ये दर्शन है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की समता है, संविधान को कब अपनाया गया था। ये सब चीज़ें कई बार 2023 में भी पूछा गया और पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बात करें तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, प्रावधान दिए गए हैं, उसके स्रोत दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, राज्य का नीति तत्व आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं। जहाँ तक केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ की बात है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो हो सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें हमने विधिवत तरीके से आपको दे दिया है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री वाइज आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है इसमें आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, एक जगह टू द पॉइंट दिया गया है। अब बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 10 के, इसमें पूछा वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो वित्त आयोग की चर्चा जो है संविधान में आर्टिकल 280 के तहत की गई है। और फाइनेंस कमीशन का जो मूल कर्तव्य होता है वो क्या करता है कि संघ और राज्यों के बीच जो टैक्स रेवेन्यू है उसका बंटवारा करना। यानी ऑप्शन ए जो है वो सही है कि फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी जो कर्तव्य होता है टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा करना संघ और राज्य के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में और डिटेल में दिया गया है, अन्य कर्तव्यों के बारे में दिया गया, इसको भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में कौन सा यज्ञ सुमेलित नहीं है। कार्यपालिका व न्यायपालिक पृथक्करण आर्टिकल 50, ये क्वेश्चन जो है डीपीएसपी से आया है। राज्य के नीतिगत तत्व, ऑप्शन बी दिया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए आर्टिकल 46 संबंधित है। सी दिया गया सहकारी समितियों का संवर्धन, आर्टिकल 43A संबंधित है। डी दिया गया ग्राम पंचायतों गठन, इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, आर्टिकल 40। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। जहाँ तक बात करें दोस्तों सहकारी समितियों का संवर्धन, वो संबंधित है आर्टिकल 43A से न संबंधित होकर 43B संबंधित, यानी इसमें ऑप्शन जो है सी जो हो जाएगा इसके हिसाब से सही है। ठीक है, आर्टिकल 43A में देखेंगे श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। ठीक है, बाकी चर्चा इसमें विस्तारपूर्वक लिखी गई, इसको आपको पढ़ लेना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, मतलब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसमें श्री संथानम, डॉक्टर राजमन्नार, श्री A.K. चंदा, श्री के.सी. नियोगी। तो जहाँ तक डॉक्टर संथानम की बात है तो दूसरे थे, के.सी. नियोगी जो थे वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, गवर्नर जो थे वाई.वी. रेड्डी। और वर्तमान में जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है, N.K. सिन्हा। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है, ध्यान रखिएगा इसमें चेयरमैन आपको ना ही याद रखे जा सके, यहाँ पर चेयरमैन की जगह आप चेयरपर्सन याद रखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जेंडर बायस्ड होता है। क्योंकि अब मान लीजिए इनके स्थान पर कोई महिला आ गई तो आपके दिमाग में रहेगा कि हमको चेयरपर्सन ही कहना है, चेयरमैन ही कहना है, चेयरमैन ही। तो चेयरमैन का शब्द जो है यहाँ पर जेंडर बायस दिखता है, तो आप इनको चेयरपर्सन कहिए। चेयरपर्सन का मतलब भी वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो के.सी. नियोगी देखिए यहाँ पर दिया गया है, और के संथानम जो है दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और श्री A.K. चंदा तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, P.V. राजमन्नार चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में, तो निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। यानी इस कथन को किसने कहा था, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर M.S. राधाकृष्णन। तो जहाँ तक बात करें कि हमारे लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, ये वाक्य किसने कहा था, ये वाक्य कहा था डॉक्टर S. राधाकृष्णन ने। तो डॉक्टर S. राधाकृष्णन ने इसे कहा था। डॉक्टर S. राधाकृष्णन जो थे वो 1962 से 1962 से लेकर 1967 तक जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इसके अलावा अदर फैक्ट की बात करें डॉक्टर राधाकृष्णन के, तो 1931 में दोस्तों इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा 1954 में जो है इन्हें भारत रत्न मिला था। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले जो है उपराष्ट्रपति बने, और 5 सितंबर का दिन जो है इनका जन्मदिवस होता है। इसे शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 में पूछा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो जहाँ तक राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का बात है, संविधान में आर्टिकल 317 के अंतर्गत ये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो राज्य के लोक सेवा आयोग सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा रहना। और ये
पूरा डिटेल में इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 में भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात यानी जनरल असेंबली का जो चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन होता है, उसके पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है। ऑप्शन 2, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। तो ये बात सही है कि राष्ट्रपति जब भी लोकसभा का जनरल इलेक्शन होता है और प्रथम सत्र के पश्चात जो है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है जो संसद का प्रारंभ होता है राष्ट्रपति के भाषण से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 दोनों सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो चर्चा है कि पहले सत्र से शुरुआत होती है, तो आप आर्टिकल संविधान का 87(1) पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि लोगों के सदन के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को इसके सम्मान के कारणों के बारे में सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 में पंचायती राज से इस बार भी क्वेश्चन आया, इसके पहले भी आया है। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए। क्रोनोलॉजी आपको बताना है, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, GKV राव समिति। तो आपको बताना है, ये 2 बार हो गया है, इसको आप एक बार काट दीजिएगा। तो आपको क्रोनोलॉजी बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया क्रोनोलॉजी, ये कई बार आ चुका है क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी, इसके बाद GK राव समिति बनी, इसके बाद ML सिंघवी समिति बनी। तो देखेंगे कि 1957, 1977, 1985, 1986, तो इसमें जो क्रोनोलॉजी सेट होगी 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 कहाँ है? तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन समितियों की क्या सिफारिश थी, उसके आधार पर डिटेल में इसमें दिया गया है। इसको भी आपको पढ़ लेना है कि किस समिति ने क्या सुझाव दिए थे, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको पढ़ना कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो है इसने पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था को स्थापना पर बल दिया था, ठीक है। और अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली को द्विस्तरीय द्वारा प्रस्थापित किया जाना। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है कथन दिया गया है, कार्ड दिया गया है, आपको सही उत्तर आपको चूज़ करना है। तो कथन में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता निर्धारित करते हैं, और कारण बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए जो है राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता निर्धारित करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये बात सही है कि राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करता है इसलिए उनकी योग्यता भी निर्धारित करेगा? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि उनकी सदस्यों की योग्यता, उनके अध्यक्ष की योग्यता निर्धारित करने की पावर जो दी गई है वो संसद को दी गई है, ना कि राष्ट्रपति को दी गई। ये बात सही है कि अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ए गलत है, आर सही है, यानी ऑप्शन 4 जो है इसमें सही है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको शांतिपूर्वक सावधानी से पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करें, इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए, सही उत्तर आपको चूज करना है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। इसके पहले हमने जितने भी लेक्चर किए हैं फैक्चुअल में, उसको हमने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, आखिरी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन और फर्स्ट लेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है VS रामा देवी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये NCERT से लिया गया है, 324 में प्रावधान है। वर्तमान में श्री राजीव कुमार जो है 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में चार्ज संभाले हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। ठीक है, तो जहाँ तक आर्टिकल 265 है, 265 का संबंध जो है टैक्स लगाने से है। 266 का संबंध भारत और राज्यों के संचित निधि और लोक लेखा निधि से है। 268 का संबंध संघ द्वारा लगाया गया टैक्स और राज्य द्वारा वसूला गया टैक्स से संबंधित है। और जहाँ तक आकस्मिकता निधि से संबंधित देखेंगे तो उसमें जो है आर्टिकल 267 है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आकस्मिकता निधि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर दिया गया है कि भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्र के लिए आपातकालीन निधि है। इसका उपयोग ऐसे समय में किया जाता है जब राष्ट्र संकट में होता है। उदाहरण के लिए एक प्राकृतिक आपदा और इससे निपटने के लिए धन की आवश्यकता होती है या कोष राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आर्टिकल 265, 266, 268 के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको और डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक तो प्रियम्बल, मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 2023 में पूछा था डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से कॉमन पूछ लिया था। तो इसमें देखिए आम चुनाव में मतदान करना ये हमारा ड्यूटी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये हमारी ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये हमारी ड्यूटी है। संविधान का पालन और इसके आदर्श का सम्मान ये हमारी ड्यूटी है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी हमारी ड्यूटी नहीं है। हमने बता दिया ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा नहीं गया है ये आपको बताना है। तो आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य में लिखा नहीं गया है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है अकॉर्डिंग टू मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। वैसे तो आम चुनाव इलेक्शन में मतदान करना ये भी हमारी ड्यूटी है। ठीक है, नैतिक कर्तव्य। यहाँ पर देखिए 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है, इसको आप जो है रट्टा मार लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए। जीएसटी यानी जीएसटी का कार्यान्वयन जो है यानी जीएसटी कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। सिंपल लैंग्वेज में 101वें संविधान संशोधन द्वारा, 102वें संविधान संशोधन द्वारा, 103वें संविधान संशोधन द्वारा, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखेंगे जीएसटी जो हुआ 2016 में 101वां संविधान संशोधन आया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। 2017 में जाकर जो है 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कार्यान्वयन किया गया। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन जो है 2018 में ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा देने से। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2019 में ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से संबंधित है 10%। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन जहाँ तक बात है तो लोकसभा और राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा में जो रिजर्वेशन सीट थी SC ST के लिए उसकी समयावधि का विस्तार किया गया है 25 जनवरी 2030 तक। इसके अलावा 104वें संविधान संशोधन द्वारा ही जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित सीट थी आंग्ल भारतीयों के लिए उसको समाप्त कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन सब चीज़ों को डिटेल में आपको ध्यान रखना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो इसमें जहाँ तक मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की बात है तो वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखें 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 326 में यह संशोधन करके लागू होता है। इस विधेयक को 15 दिसंबर 1988 में लोकसभा में पारित किया गया था। 20 दिसंबर 1988 को बिल राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिस समय ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई उस समय राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 60वां संविधान संशोधन 1988 आर्टिकल 276 से संबंधित है। ठीक है, 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ये संबंधित है कि संसद और राज्य विधानसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन और 10 साल के विस्तार नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण का प्रावधान जो अभी जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय संविधान जो रिजर्वेशन वो समाप्त कर दिया गया SC ST। ठीक है,
इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा 63वां संविधान संशोधन 1989 है, इसमें संविधान संशोधन 59 को निरस्त कर दिया गया, जिसे सरकार को पंजाब में आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 326 में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको आपको 326, 324 ये भी आपको पढ़ लेना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कथन दिए गए हैं और कारण बताया गया। कथन कहा गया है कि भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा राज्यसभा से पहले संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कारण बताया गया है इसका कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघ सरकार के मंत्री के लिए पात्र हैं, इसलिए जो है भारत में मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है। ये बात तो सही नहीं है। अभी मैंने बताया कि जैसे धन का मामला होता है तो धन किस पर खर्च होता है, धन जो है लोगों पर खर्च होता है और लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुनकर कहाँ भेजा जाता है, लोकसभा में भेजे जाते हैं, ठीक है, और राज्यों में जो है विधानसभा में भेजे जाते हैं। तो जो भी धन का मामला होगा और यहाँ के प्रतिनिधि जो उत्तरदायी होंगे, मंत्रिपरिषद जो होगी, राज्य में राज्य विधानमंडल, लोक संसद में लोकसभा, तो जो है सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसके द्वारा वह चुन के आती है, ठीक है, जो भी सदस्य होते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, जिसकी सरकार होती है। और राज्यसभा जो है विधानमंडल से इनडायरेक्ट रूप में जो है यहाँ के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, यहाँ पर सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। तो इस प्रकार देखेंगे तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ये कथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण जहाँ तक बात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य जो है संघ सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्र है, ये बात सही है। तो इसमें ए गलत आर सही, इस पर ऑप्शन जो है 4 जो है इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 75 में देखेंगे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कॉमन दिमाग लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले क्यों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सब चीज़ें क्यों का जवाब आप ढूंढेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, ठीक है, CAG के प्रतिवेदन की, भारत के संचित निधि की, भारत के लोक लेखा की, भारत की आकस्मिकता निधि की। तो भारत की संसद जो है लोक लेखा समिति जो होती है वो समीक्षा करती है CAG के प्रतिवेदन के। CAG जो प्रतिवेदन देता है उसकी समीक्षा जो है भारत की संसद लोक लेखा समिति करती है, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और देखिए लोक लेखा समिति को 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद पेश किया गया था। ये अब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग वित्त खातों की जांच करती है और भारत के CAG के प्रतिवेदन की जांच करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, क्योंकि देखेंगे इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। तो ये क्वेश्चन तो आसानी से आप सही कर लेंगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग, अगर यहाँ पर संसद दिया होता तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती, लेकिन जब इसमें उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल द्वारा, ये बात जो है सही है, क्योंकि आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिकल जो 321 है उसमें लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल के शक्ति के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है। इसके अलावा इससे पूछा है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। प्रथम सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव की स्वीकृति होती है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल है। तो आपको बताना शून्यकाल है क्या। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात जो होता है उसे क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। और प्रश्नकाल जो होता है, जब जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है उसकी प्रथम बैठक होती है, या सदन की जिस दिन भी प्रथम बैठक होती है उसका प्रथम घंटा, बैठक का पहला घंटा जो होता है वो हर दिन जो है क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, ठीक भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसमें जो होगा ऑप्शन 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा।
यहाँ पर उत्तर शून्यकाल नहीं है, यहाँ पर उत्तर होगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है क्या होता है, शून्यकाल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो प्रथम नगर निगम की जहाँ तक बात करें तो प्रथम नगर निगम देखेंगे तो 1688 में मद्रास में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहली बार स्थापित की गई। उसके बाद जो सेकंड हुआ, सेकंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखेंगे तो बॉम्बे और उसके बाद कलकत्ता में स्थापित की गई थी। दूसरा बॉम्बे, तीसरा जो है कलकत्ता। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला जो है मद्रास, दूसरा बॉम्बे, तीसरा कलकत्ता, यानी प्रथम जो है 3 की क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जैसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिवीज़न होता है। डिवीज़न में आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला परिषद होता है। ठीक है। अब जिला परिषद में जाएंगे तहसील, फिर विलेज होता है, विलेज में ग्राम पंचायत, फिर तहसील ब्लॉक स्तर पर होती है। फिर जिला परिषद में ही आ पाएंगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, जिसे महानगर पालिका कहते हैं और म्यूनसिपालिटी कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। सिटी काउंसिल होती है या नगर पंचायत होती है। ठीक है। ये वार्ड में बटी होती है। तो ये जो है स्ट्रक्चर है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपने कभी ना समझा हो तो ये जो है क्रम होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए उसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, क्योंकि इसमें अस्पृश्यता की बात की गई, जातिगत भेदभाव की बात की गई। तो एक क्वेश्चन हमने हिस्ट्री का भी डाल दिया इसमें कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ऑप्शन 2, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। जहाँ तक वाइकोम सत्याग्रह की बात है तो वाइकोम सत्याग्रह जो है 1924 से 1925 के बीच जो है आप देखेंगे हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ जो है केरल के त्रावणकोर में ये एक सत्याग्रह था। और इसमें जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, ये बात सही है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के अलावा जो देखेंगे तो इसमें टी.के. माधवानी, पेरियार इस रामास्वामी, के किलप्पन, मन्नाथू पद्मनाभी, इन लोगों ने भी वाइकोम सत्याग्रह से नेता से ये जुड़े रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वाइकोम सत्याग्रह देखेंगे तो इसमें इस विरोध का केंद्र में वाइकोम मंदिर, महादेव मंदिर था, जहां सवर्णों को इसके चारों ओर एक सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन अन्य को नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या फिर StudyOn IAS नाम से सर्च कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी आपको ढेर सारी अपडेट मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।